सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में आज का हमारा विषय है आम बजट, क्या मिला क्या गिला। केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश बहुत बड़ी महामारी की चपेट से बाहर आया है। लॉकडाउन के दौरान 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस दी गई, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया। बजट मुश्किल हालात में तैयार किया गया है। निर्मला सीतारमण के इस लगातार दूसरे बजट में करदाताओं को कोई राहत नहीं मिली, मगर सरकार ने 75 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को यह रियायत दी है कि अब उन्हें टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा, बशर्ते वह केवल पेंशन और बैंक से मिलने वाले ब्याज पर निर्भर हों। सरकार ने टैक्स स्लैब में किसी प्रकार की छूट नहीं दी है। सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसने अभूतपूर्व प्रावधान किए हैं और बजट में प्रावधान को तकरीबन 137% बढ़ा दिया गया है। बड़े भारी स्तर पर विनिवेश के संदर्भ में बात कही गई है। विपक्षी दल इसको लेकर आलोचना कर रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ लाने की भी बात कही गई है। बजट के संदर्भ में जैसा कि आमतौर पर परंपरा है, सत्ता पक्ष बता रहा है कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था और विपक्ष बता रहा है कि इससे बदतर करने के लिए सरकार के पास कुछ था ही नहीं। लेकिन इसके बीच में अर्थशास्त्री हैं जो अपने अनुसार इस बजट का विवेचन कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ बजट में है। लेकिन जब बजट प्रस्तुत किया गया उसके थोड़ी देर बाद खबर यह भी आई कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर कृषि सेस लगा दिया गया है। पेट्रोल के संदर्भ में ₹2.5 और डीजल के संदर्भ में ₹4 का कृषि सेस लगाया गया है और साथ में यह कहा गया है कि इसका असर आम उपभोक्ता को नहीं पड़ेगा। लेकिन आम उपभोक्ता जो इसकी पहले ही कमर इसलिए टूट रही है इस संदर्भ में कि सरकार ने बेतहाशा ड्यूटी लगा रखी है। सरकार को लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा है कि जब पेट्रोल पदार्थों के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतने कम हैं तो आप इतनी भारी भरकम ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं। तो ड्यूटी घटाने और बढ़ाने के खेल से बचने के लिए सरकार ने एक प्रावधान कर दिया सेस के संदर्भ में, कृषि सेस के संदर्भ में, जिसके माध्यम से सरकार ने एक परमानेंट व्यवस्था कर ली है कि वह अपने लिए इस माध्यम से ऐसे राजस्व जुटाएगी। इसके अलावा भी और कई सारे विषय हैं जिसे अब हम समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान जो राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हैं और आर्थिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बारी बारी से बनेंगे। उनसे आपका परिचय कराते हैं और इस बजट की मीमांसा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह सब सिलसिला शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का ही दिया हुआ है। उन्होंने एक श्लोक लिखा था, उसमें कहा था अलब्ध लाभार्था लब्ध परिरक्षणी रक्षित विवर्धनी वृद्धस्य तीर्थे प्रतिपादिनी च। अर्थात जो प्राप्त न हो वो प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित करना, जो संरक्षित हो गया उसे समानता के आधार पर बांटना ही बजट व्यवस्था है। कौटिल्य के द्वारा यह सब कुछ जो कहा गया, क्या वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसी भावना के तहत इस बजट को तैयार किया गया है? इसी कसौटी पर हम इसे परखने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ सत्तारूढ़ दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय सचिव और सांसद रामविचार नेताम जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आर्थिक विषयों के जानकार लेकिन साथ साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ शासन में स्वास्थ्य एवं वाणिज्य कर मंत्री टीएस सिंहदेव साहब भी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ देश के जाने माने अर्थशास्त्री चरण सिंह जी भी खास तौर पर आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ में प्रोफेसर धीरज शर्मा जो डायरेक्टर है IIM रोहतक के, वह भी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रामविचार नेताम जी से कर लेते हैं। चर्चा की शुरुआत रामविचार नेताम जी से करने की वजह यह है कि कम से कम हम समझ तो लें कि बजट में क्या कुछ ऐसा बेहतर है जिसके कारण सत्ता पक्ष इतना उत्साहित, इतना उल्लसित है। जी रामविचार जी, थोड़ा सा रोशनी डाल दें आप, किस लिए आप इतने खुश हैं, क्यों आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के तमाम नेता बता रहे हैं कि जो कुछ बेहतर हो सकता था वो बेहतर हमने कर दिया है। और उसके संदर्भ में तर्क यह है कि आप शेयर बाजार को देखें, किस तरीके से झूम गया है शेयर बाजार, बता रहा है कि देश खुशहाली के नए शिखर की ओर अग्रसर हो गया है। जी रामविचार जी। निश्चित ही वित्त मंत्री जी का स्पीच से ही सभी को, पूरे देशवासियों को बजट के संदर्भ में जानकारी हो गया है। जी। फिर भी आपके चैनल के माध्यम से आपने जो चर्चा की शुरुआत की है जी, तो मैं बता देना चाहूंगा कि 2021-22 का जो बजट आया है जी,
निश्चित ही विषम परिस्थिति में आने के बावजूद बहुत ही सकारात्मक है। जी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सबकी चिंता करने वाली है जी और सबको बेहतर बनाने की दिशा में जो बजट में अलग अलग विभागों को जो आवंटन रखा गया है, जी उससे निश्चित ही इसमें आने वाला समय में अमूलचूल परिवर्तन होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां इतना बहुत बड़ा कदम रखा गया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम कहें तो देख सकते हैं कि 137% की बढ़ोतरी के साथ जी करीब 2,23,846 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जी इससे ये दिखाता है कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जो कोविड-19 के चपेट पे पूरा देश दुनिया है, ऐसे समय में इतना बड़ा बजट इसमें जो प्रावधान रखा गया है, तो निश्चित ही इससे निपटने में और वहीं पर कोविड-19 वैक्सीन के लिए भी 35,000 करोड़ का जो प्रावधान रखा गया है, जी वो अपने आप में दिखाता है कि इनकी इच्छा शक्ति क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी की और माननीय वित्त मंत्री जी की। इच्छा शक्ति को जाहिर कर रहा है, ये राम विचार जी का कहना है। हम इसके संदर्भ में जो ये बजट के दोनों प्रावधानों को लेकर पूरे देश में बड़ी चर्चा हो रही है। लोग बार बार तारीफ करते अघाते नहीं रहे हैं कि कितना बड़ी बात है कि देश के स्वास्थ्य बजट में ऐसी अभूतपूर्व वृद्धि। हमारे साथ में टीएस सिंहदेव साहब हैं। टीएस सिंहदेव साहब वाणिज्यिक कर मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। सिंहदेव साहब, आपसे समझना चाहता हूं, आपने अध्ययन किया होगा, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसी के अनुरूप है? आप संतुष्ट हैं प्रावधानों से? 35,000 करोड़ कोविड वैक्सीन के संदर्भ में प्रावधान है, लेकिन बजट मौन है कि इस देश के निवासियों को वैक्सीन फ्री मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके संदर्भ में कोई घोषणा नहीं। इस मौन के संदर्भ में भी कोई टिप्पणी टीएस सिंहदेव जैसा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ करना चाहेगा? जी, हिमांशु जी प्रणाम। साथ ही राम विचार जी को, प्रोफेसर धीरज जी को, हमारे वरिष्ठ अर्थशास्त्री जी को, सभी को प्रणाम, दर्शकों को भी। नया बजट देश में खुशहाली लाए, ऐसी हम कामना अवश्य करेंगे, करना चाहेंगे देशवासी के नाते। बजट में मिला क्या है? 34,30,40,50,000 करोड़ से 34,80,000 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत हुआ है, जो लगभग 30-33,000 करोड़ ही अतिरिक्त राशि का आवंटन बजट में किया गया है। अर्थात कोई बड़ा पुश बजट के माध्यम से अतिरिक्त मिल रहा हो, ये हमको नहीं दिखता। किन परिस्थितियों में जहां 2019 की तुलना में 2020 में हमारी अर्थव्यवस्था 7.7% घटी और 2021 में अनुमान है कि जो -7.7 से 11% अगर बढ़ेगी तो 2.4% की बढ़ोतरी पे 2.5% जीडीपी प्लस 2019 की तुलना में हम पहुंच सकेंगे। तो ये इस फ्रेमवर्क में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की बात भी हम नहीं सोच पा रहे हैं 2019-20 की तुलना में। ये परिप्रेक्ष्य है। इसमें स्वास्थ्य को लेके जो आपने कहा 94,400 करोड़ लगभग पिछले बजट के प्रावधान की तुलना में 2,23,000 कुछ करोड़ प्रावधानित किए गए। इसमें नया प्रावधान 35,000 करोड़ का कोविड-19 वैक्सीन के नाम पे है। जी। तो ये तो स्पष्ट है कि वो घोषणा क्यों नहीं की या प्रधानमंत्री जी के लिए रुके हैं, वो एक अलग बात है। जब आपने कोविड-19 वैक्सीन के लिए बात कही तो स्वाभाविक ये निर्माण की बात नहीं है, लोगों को लगने की बात है। अभी जो 2 वैक्सीन बाजार में है, एक कोविशील्ड जो 400 रुपए में 2 डोज और कोवैक्सीन 600 रुपए में 2 डोज, औसतन अगर हम 500 रुपए इसकी खर्चे को हम मानते हैं तो 70 करोड़ देशवासियों को 2 डोज लगने की बात है। ये संतोषजनक है। केंद्र सरकार को ये जवाबदारी लेनी चाहिए थी और अगर उन्होंने ले ली है, घोषणा क्यों नहीं की पता नहीं, लेकिन अगर ये है तो ये बिल्कुल उचित व्यवस्था है। स्वास्थ्य के बजट में जो आंकड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है इसमें स्वच्छता को जोड़ा गया है, ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो सीधे स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता इत्यादि इसको स्वास्थ्य के बजट में जोड़ के
आप बजट को अगर 137% बढ़ा हुआ बता रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग होगा। वाकई में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसे हम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कहें या मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में कहें, मेडिकल कॉलेजेस कहें, इसमें कितनी बढ़ोतरी है, ये जब बात सामने आएगी तब है, वरना यूनिवर्सल सीधा मैं आपने जो सवाल उठाया उसके संदर्भ में एक आंकड़ा मेरे पास में है। पिछले साल के अंतर्गत इसमें जो प्रावधान था वो 69,000 करोड़ का था, जो बढ़ा के इस साल 73,931 करोड़ रुपए का किया गया है। कुल मिला के 4-4,500 करोड़ की वृद्धि की गई है। ये कुल मिला के आंकड़ा है। दावा हो रहा था बजट भाषण में 137% की वृद्धि का, वो शायद 7-8% पर ही सिमट जा रहा है। कुल आंकड़ा 4-4,500 करोड़ की वृद्धि है, जिसे आप 6-7% के आधार पर देख सकते हैं। रोशनी में आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे और इस खेल के संदर्भ में भी कुछ कहना चाहेंगे? चिंता की बात है, क्योंकि कोविड के बाद में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अगर वास्तविक कहीं होनी चाहिए थी तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में होनी चाहिए थी, और अगर इन बड़े आंकड़ों के अंदर सही ये स्थिति नहीं है तो ये निराशाजनक है। एक मौका हम चूक रहे हैं जब हम। एक टिप्पणी आपकी ओर लेना चाहता हूं सिंह साहब, फिर मैं चरण सिंह साहब के पास में आऊंगा। इस बजट में यह कहा गया कि टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं है, हम करदाताओं पर कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। लेकिन इस देश में जो मध्यम वर्ग है, जो नौकरी पेशा वर्ग है, उसके पास अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक ही प्रावधान था, वो था पीएफ कंट्रीब्यूशन। सरकार ने 2016 में कोशिश की थी, विरोध हुआ तो वापस आई, एक बार फिर उसने वो कोशिश की है और ये कहा है कि 2.5 लाख से ज्यादा पीएफ पे अगर राशि होगी तो उस पर जो ब्याज होगा उस पर टैक्स लगेगा। 70 साल के देश के गणतांत्रिक इतिहास में यह पहली बार कोशिश नहीं है, दूसरी कोशिश है। क्या कहना चाहेंगे सिंहदेव साहब? सहजता से देश स्वीकार करेगा, सहजता से आप स्वीकार करेंगे? और मध्यम वर्ग के संदर्भ में जो ये टैक्स में लाने की कोशिश है पीएफ को, जो सरकार ने पेंशन पहले ही खत्म कर दी है, क्या कहेंगे आप? ये वापिस लेना चाहिए। और देखिए, अर्थव्यवस्था में मैं इस विचार का पक्षधर हूं कि लोगों के पास अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आप इन्वेस्टमेंट कितना भी करिए वो सामान बिकने वाला नहीं है। मैं ये विचार पहले भी रख चुका हूं कि पैसे खरीदने के लिए मनरेगा को आपने 110 लाख करोड़ से घटा के 70 कुछ लाख करोड़ पे ले आए, 73 करोड़ 75 करोड़ के आसपास ले आए, यानी उतने 1000 करोड़ रुपए आप लोगों की जेब से हटा ले रहे हैं। अगर आपने प्रोविडेंट फंड के ऊपर भी टैक्स लगाया तो उनके खर्च करने की क्षमता को आप हटा रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था को लाभ नहीं दे सकता, ये वापस लेना चाहिए। ये वापस ले जाइए, सिंहदेव साहब का कहना है। मैं चरण सिंह जी के पास में जाता हूं। अभी तक हमने जो बात की थी वो राजनेताओं से बात की थी। हालांकि सिंहदेव साहब अमूमन बात करते समय केवल राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, लेकिन चरण सिंह जी खालिस अर्थशास्त्री हैं। देश और दुनिया के संदर्भ में एक अलग पहचान है उनकी। उनकी कसौटी पे ये बजट कहां खरा उतरता है? क्या इस देश के जो वर्तमान हालात हैं उसके अनुरूप यह बजट है? क्या इसके प्रावधान आपको आनंदित करते हैं सिंह साहब, या आपको लगता है जनता को आंकड़े में उलझा दिया गया और मिला कुछ नहीं? आपने शायद म्यूट का बटन दबा दिया है सिंह साहब, मैं आग्रह करूंगा कि उसे अनम्यूट कर दें आप। बजट क्या होता है, पहले तो इस पे विचार जी। क्या बजट एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है? क्या बजट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टेटमेंट है? क्या बजट सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट है? मेरी राय में नहीं। मेरी राय में बजट एक पॉलिसी का माध्यम है लोगों को बताने का कि मैं कहां जा रहा हूं। अब देश की सरकार है, कुछ सालों से बात हो रही थी कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, 24-25 तक, 30 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। तो सालाना जो बजट होता है वो उस बड़े विचार को मद्देनजर रखते हुए इस साल हम क्या योगदान देंगे उस सपने को, उस विचार को पूरा करने में। तो अगर आप उस नजरिए से देखें, उस नजरिए से ही देखना चाहिए बजट को, तो आप देखेंगे कि बजट इस साल सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, वो मीडियम टर्म है। वो बता रहा है बजट में कि 3 साल में ये करेंगे, 5 साल में ये करेंगे। तो बजट का एक जो मेन मुद्दा होता है पॉलिसी का, अर्थशास्त्री के नाते से ये देखना होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या उस दिशा के रास्ते साफ सुथरे हैं कि नहीं। दूसरी बात, देखिए, देश में अगर उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए 2 चीजों की जरूरत है, लेबर, हमारे जैसे काम करने वाले लोग, और कैपिटल, पूंजी। बैंक से आएगी या स्टॉक मार्केट से आएगी, कहां से आएगी?
दो चीजों की जरूरत होती है। तो ये जो बजट है ये दोनों चीजों को संभालने की कोशिश कर रहा है। एक जगह लेबर आप जानते हैं देश में बहुत यंग हमारे पास लोग हैं और बहुत ज्यादा ही लोग हैं। और जहां तक कैपिटल का सवाल है वो तो बैंकों से ही आता है। जहां पर हमारी अर्थव्यवस्था खड़ी है, विदेशों में तो स्टॉक मार्केट से बहुत आ जाता है, पर हमारी जो स्तर है अर्थव्यवस्था का वहां वो बैंकों से ही आता है। तो इस बजट में दोनों पे कोशिश की गई है। स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, अप्रेंटिसशिप की बात की गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की गई है, जहां जहां पे यूनिवर्सिटी नहीं है वहां खोलने की बात की गई है। स्किल डेवलपमेंट में सिर्फ विदिन अपने देश के अंदर ही नहीं, यूएई से बात हो रही है, जापान से बात हो रही है और देशों से बात हो रही है। जी। जहां तक सेहत का सवाल है, लेबर अच्छा होना चाहिए, सेहतमंद होगा इसलिए तो ज्यादा योगदान देगा। हेल्थ के ऊपर आपने कहा कि बहुत ज्यादा उन्होंने कोशिश की है कि हेल्थ को सुधारना है, हेल्थ के लिए कहां कहां पे नई सुविधाएं बनानी, वो भी बात हुई। जहां तक कैपिटल का सवाल है, दो चीजें चाहिए, लेबर और कैपिटल उत्पादन बनाने के लिए। जहां तक कैपिटल का सवाल है, आपने देखा है कि बैंकों में इस टाइम पे काफी मुश्किल आई हुई है और जो बैंक होते हैं उनकी जो बैलेंस शीट होती है वो पूरी अर्थव्यवस्था को दर्शाती है, एक शीशे के समान होती है। अगर अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है तो बैंक की बैलेंस शीट भी लड़खड़ाएगी। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा कि बैंकों को संभालेंगे, 20,000 करोड़ देंगे, उनकी बैलेंस शीट थोड़ी संभल जाए और फिर जो बैंक अच्छी स्थिति में है या जो बैंक हम डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो भी करेंगे। अगर आप इस नजरिए से एक और पहलू देखें कि यंग जो देश है उसमें काफी रोजगार देने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी अगर बढ़ जाए, आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे ना, तो अगर दिमाग खाली पड़ा है और उसको पैसे दे दिए, हाथ खाली पड़े हैं, वो बेकार हो जाएंगे। देना क्या है? काम करने का, रोजगार करने का मौका देना है, मन और हाथ उसमें बिजी रहे, इधर उधर की बातें ना सोचे। तो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे क्या किया? रोजगार में इन्होंने नई नीतियां बताई। कहा हम रोजगार कहां का करेंगे? टेक्सटाइल पार्क का एक आइडिया है। कहा छोटा सा बांग्लादेश हमसे आगे टेक्सटाइल में जा रहा है, तो इन्होंने एक अच्छा विचार रखा है कि हम टेक्सटाइल को देखेंगे, उसकी पार्क बनाएंगे। अच्छा, फिर बैंक बार बार आ जाते हैं पैसा लेने के लिए, घाटे में चले जाते हैं। बैंकों को एक किस्म की चेतावनी दी है। हम आपको नेशनलाइज किया था 1970, 1980 और 69 में, हम उसको प्राइवेटाइज कर सकते हैं, ध्यान से चलो, मेहनत करो। उसके अलावा रेलवेज के नए प्रोजेक्ट, रोड के नए प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी बात ये अफोर्डेबल हाउसिंग जो है ना, जो घर होता है, एक घर जहां हम रहते हैं उसमें 275 इंडस्ट्री के लिंकेजेस होते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस। अगर आप घर में बनाने की कोशिश करें तो 275 इंडस्ट्री जो खाली बैठी है उसको एकदम उत्तेजित कर सकते हैं, उसको शुरू करा सकते हैं। तो उन्होंने कहा अफोर्डेबल हाउसिंग में हम ये लोन पे भी देंगे और बिल्डर्स को भी कुछ फायदा देंगे। अगर ये पूरे पहलू को आप ध्यान से देखें तो आप महसूस करेंगे कि ये बजट देश की तरक्की के लिए, देश के आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और सहायता करने वाला बजट है। आपने काफी बजट के प्रति उत्साह व्यक्त किया है चरण सिंह साहब, लेकिन मेरे पास सवाल है। जो आपत्तियां सब तरफ से आ रही हैं उनको लेकर एक क्लेरिफिकेशन की आपसे उम्मीद और धीरेन्द्र जी से उम्मीद है। इसमें विनिवेश के संदर्भ में 1,75,000 करोड़ की उम्मीद जताई है इस साल में। पिछले साल भी बड़ी उम्मीद जताई थी, 15,000 करोड़ लेने में पसीने आ गए। एयर इंडिया का विनिवेश आज भी सपना बना हुआ है, कोई झांकने नहीं आता। इस बदली हुई परिस्थितियों में दावे इतने बड़े, जीवन बीमा निगम, उसका आईपीओ लाने की बात कही जा रही है। आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि दीर्घकालिक दृष्टि से हमें देखना चाहिए। टेक्सटाइल पार्क, हाईवे, ये केवल और केवल 4 महीने बाद जो चुनाव होने उनको देखते हुए बनाए जा रहे हैं। तमिलनाडु में चुनाव तो प्रावधान है, केरल में चुनाव है तो उसका बजट में प्रावधान है, असम में चुनाव है तो प्रावधान है। विरोधाभास नहीं लगता? आप जैसा कुशल अर्थशास्त्री कह रहा है कि 3 साल, 5 साल, 7 साल की दृष्टि से योजनाएं हैं, और साफ दिखाई दे रहा है कि योजनाएं 3, 5, 7 साल के लिए नहीं, 3 महीने, 5 महीने और 7 महीने बाद होने वाले चुनावों के लिए, विरोधाभास के लिए। क्या कहेंगे चरण सिंह साहब? तो देखिए, एक बात है, डेमोक्रेसी का देश है, हर साल 3 या 4 प्रदेश इलेक्शन में जाते हैं। 1947 से ये देश चल रहा है। क्या हर बजट पॉलिटिकल एंगल से ही देखा जाना चाहिए? मेरी राय में नहीं, क्योंकि लोग समझदार हैं,
लोग समझते हैं कि दूरदृष्टि क्या है। और जहां तक इलेक्शन का सवाल है, वो तो आते जाते रहते हैं। मैं माफी चाहूंगा रण सिंह साहब, ये दोष मेरा नहीं है। आपने कहा कि क्या आपको चुनाव की दृष्टि से बजट देखना चाहिए, मैं कहां देख रहा हूं। जिस सरकार को हमने चुना है, जिस सरकार को देश के संचालन के लिए चुना गया है, वो सरकार जब अपना बजट लेकर आ रही है तो उस बजट में उन 4 या 5 राज्यों के संदर्भ में स्पेसिफिक घोषणा है, बाकी किसी प्रदेश के संदर्भ में नहीं है। जिनकी आप सराहना कर रहे हैं वो सारे प्रावधान बजट में उल्लेखित उन राज्य विशेष के साथ में किए गए हैं। उसके बाद शिकायत मुझसे कि आप इसे जो है इस दृष्टि से क्यों देख रहे हैं। थोड़ा आप मेरे साथ जाते नहीं कर रहे सिंह साहब। नहीं, मैं आपसे सीधी सीधी बात करता हूं। ठीक है, इस बार के बजट में इन 4 प्रदेशों में है, अगले बजट में अगले 4 प्रदेशों में होगा। 5 साल के अंदर सारे के सारे प्रदेश कवर हो जाते हैं। 5 साल की टाइम होता है एक सरकार के पास। और इसके अलावा मैं आपसे एक बात कहूंगा, देखिए, अगर हम हर चीज इलेक्शन के एंगल से देखते रहे तो जिस तरीके से, जिस रफ्तार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, 8%, 9%, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो वॉशिंगटन में बैठा है वो कह रहा है 11.5% से आप आगे बढ़ेंगे। उनकी दृष्टिकोण में तो ये सब नहीं है। वो तो देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कहां हो रही है, एक्सपेंडिचर कहां हो रहा है, हेल्थ और लेबर कैसे इंप्रूव हो रहा है, तो वो उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो मैं इस दृष्टिकोण से देखने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता हूं कि ये 4 प्रदेश है, 5 प्रदेश है। मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूं। सब देखने के लिए तैयार नहीं है, पर सरकार देख रही है तो क्या करे। लेकिन मैं धीरज जी के पास में आता हूं। धीरज साहब, आपसे जानना चाहता हूं, सरकार के दावे बड़े हैं पर आंकड़ों का मकड़जाल है। जैसे हमने हेल्थ के संदर्भ में बताया, लोग बड़े उत्साहित होकर बता रहे हैं सरकार की प्राथमिकता देखिए 137% बढ़ा दिया, पर क्या किया। मूल जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है उसमें केवल 7% की वृद्धि है। दूसरे हेड्स को इस विभाग में जोड़ दिया और उसके साथ में बताया था कि 137 करोड़। क्या स्वच्छता में पहले देश में काम नहीं हो रहा था? क्या जल आपूर्ति के संदर्भ में इस देश में काम नहीं होता था, उसमें कोई राशि खर्च नहीं होती थी? तो कुल मिलाकर ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 13% एलोकेशन घटा दिया गया है। पीएफ के संदर्भ में जो प्रावधान है, मैं स्पेसिफिक आपके साथ में विषय पे आता हूं। इस देश में क्या अब बचत सरकार के निशाने पर है? सरकार को लगता है कि लोगों के द्वारा बचत की जो प्रवृत्ति, हिंदुस्तान की मूल वृत्ति है बचत, क्या वो सरकार को लगता है कि अर्थव्यवस्था में मददगार नहीं है, इसे खत्म होना चाहिए? और इसलिए जितने भी तरीकों से लोग बचत के रास्ते खोजते हैं उन सब पर सरकार किसी ना किसी तरीके से टेढ़ी निगाह कर रही है। क्या कहेंगे धीरज जी, आप जैसा अनुभवी व्यक्ति? देखिए, सबसे पहला जो आपका सवाल जो कि आपने हेल्थ सेक्टर के बारे में जो बोला जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक इतनी सारी डेवलपमेंट्स होती हैं, हर बजट में कमीशंस बनाए जाते हैं, दिशा दिखाई जाती है जी। ऐसा क्यों है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आते हैं जी। तो मैं ये उम्मीद करता था कि इस बजट में एक इम्प्लीमेंटेशन लिंक्ड, जैसे कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है एनईपी के, मेरे ख्याल से एक हायर ब्यूरोक्रेटिक कमीशन ऑफ इंडिया भी बनाया जाना चाहिए जो कि रेड टेप ऑफ ब्यूरोक्रेसी को देखे या पॉलिटिकल एंगल्स को देखे कि वाई इम्प्लीमेंटेशन। आपने एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात की। मैं आपको राइट्स की बात करता हूं, मैं आईआरसीटीसी की बात करता हूं जी। राइट्स का आईपीओ पिछले साल आया है, पिछले साल 19 में जी। 66 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था जी। आईआरसीटीसी का आया, वो भी तकरीबन मेरे ख्याल से 40 या 50 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था जी। इसका मतलब ये है कि मूल रूप से देश का जो संदर्भ जहां पे आता है, देश नागरिकों का संदर्भ आता है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं जी। परंतु जो इनके ऊपर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं लोग, जो इनकी लीडरशिप है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जी। आज की डेट में मुझे जो लगता है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि ये बजट की अगर हम बात करें, जो कि बजट की इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि बजट एक पॉलिसी है, मैं डॉक्टर चरण सिंह से एग्री करता हूं, बजट एक पॉलिसी ही नहीं है, बजट एक दिशा है जी, दिशा दिखानी जी। परंतु उसके इंप्लीमेंटेशन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह क्यों लगता है जी? क्योंकि अपॉइंटमेंट्स जो लोग अपॉइंटेड हैं, जो लीडरशिप में हैं, वो इनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप हाईवे प्रोजेक्ट्स को देखें तो उसमें बहुत ज्यादा एक आपको मिलेगा कि एक प्रगतिशील है, उसमें डेवलपमेंट है, उसमें ग्रोथ है, उसमें टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स है जी। परंतु जहां डिसइन्वेस्टमेंट आ जाएगी वहां पर आप देखेंगे कि बहुत ही स्लगिश पेस है जी। परंतु मैं अगर आप मुझे परमिट करें,
तो मैं 3-4 की हाइलाइट्स की बात करूंगा, जिसमें कि कुछ थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमें जिसमें देखनी है, कुछ जो नेगेटिविटी, उसके 3 पॉइंट्स मैं दे दूंगा जी। पॉजिटिविटी के 3 पॉइंट्स ये हैं कि एक तो जो बर्निंग फार्म से रिलेटेड है, उसमें सरकार ने अपनी मंशा अभी क्लैरिफाई की है बजट में कि वो एमएसपी से मिनिमम 1.5 गुना के ऊपर वो प्रोक्योरमेंट करेंगे, वो खरीदेंगे फार्मर्स से जी। और उसका एलोकेशन भी उन्होंने बढ़ा दिया है। तो फार्मर इशू को डायरेक्टली हैंडल करते हुए उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया है। और दूसरा एपीएमसी, जिसके ऊपर मंडियों के ऊपर जिसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह था, सरकार ने ये कहा है कि मंडियों में सशक्त किया जाएगा। तो फार्मर्स के अंदर, जो किसानों के अंदर जो मंशा, जो उनकी प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, उसको मेरे ख्याल से सुदृढ़ करने के लिए और उनके जो ख्याल बने हैं अभी, उसको क्लियर करने के लिए ये एक अच्छा एक डिसीजन लिया है। फार्मर संतुष्ट होंगे जी। जब हम घर बैठे बैठे लोगों को हम कुछ सपोर्ट दे सकते हैं, तो फार्मर्स को सपोर्ट देना तो लाजमी ही है जी। उसके बाद दूसरा बर्निंग इशू जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स का है जी। उसके ऊपर भी सरकार ने कुछ नीतियों का उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वन राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ पोर्टल बना दिए हैं। एक वो है, तो 2 बर्निंग। तीसरा है हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में हालांकि कोई पॉलिसी के हिसाब से देखें तो एक पोजिशनिंग करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी कोशिश है कि भारत एक कैपिटल है जहां पर वैक्सीनेशंस बनती हैं। आप अगर इसको पढ़ें तो न्यूमोकोकल एक वैक्सीन है, ये अगर आप बच्चों को लगाई जाती है, ये वैक्सीन पिछले 10 सालों से हर बच्चे को, जिस बच्चे को लेकर जाए तो न्यूमोकोकल लगता है। ये वैक्सीन 2500 से लेकर 1500 रुपए के बीच में विक्रय होती है जी। भारत देश में जब ये वैक्सीन आएगी तो इसकी कीमत 100-200 रुपए 300 रुपए रह जाएगी, विकसित यहां होगी तो ये एक पोजिशनिंग की। अब आ जाते हैं हम फ्लिप साइड पे। फ्लिप साइड में मैं 30 सेकंड में ये कहूंगा कि मेरे ख्याल से जो श्रीमान हमारे मंत्री जी सिंहदेव साहब ने जो कहा है, मैं उससे बिल्कुल ही उनके साथ हूं कि पीएफ के ऊपर टैक्सेशन को इसके ऊपर विचार होना चाहिए, क्योंकि लोगों की सेविंग है और वो सेविंग के ऊपर टैक्सेशन एक बार उसके ऊपर जरूर विचार होना चाहिए। और दूसरा, जो बहुत ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा चल रही है, मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जो हमारे देश के जो रतन हैं, जो कि बहुत ऑलरेडी हमारे लिए कमाई कर रहे हैं, मैं आपको एक नंबर दूंगा। भारत देश में गवर्नमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट ओनली 2.5 to 3.7% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन गवर्नमेंट, सरकारी नौकरी में। ब्रिटेन में ये नंबर 29% है, यूएस में ये नंबर 17% है जी। तो हमारे पास डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, हमें तो और इन्वेस्ट करना चाहिए और बड़े बड़े पीएसयू। बड़ा अलग ही दृष्टिकोण दिया है प्रोफेसर धीरज शर्मा ने कि सरकार को अपने स्तर पर नौकरियां सृजित सरकारी सिस्टम में पैदा करने की जरूरत है, वो इससे जिम्मेदारियां से भागने की कोशिश कर रही है। निष्कर्ष कुछ इस प्रकार का है। सिंहदेव साहब हमसे संक्षिप्त समय के लिए ही है, उन्हें जाना है, तो मैं एक बार फिर सिंहदेव साहब के पास आना चाहता हूं। सिंहदेव साहब, आपसे जानने में मेरी दिलचस्पी इस बात को है कि ये सरकार किसी समय एफडीआई के संदर्भ में बड़ा विरोध करती थी, जीवन बीमा के क्षेत्र में अब 74% एफडीआई के लिए हामी भर रही है सरकार। क्या कहेंगे आप, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? ये स्वागतनीय है कदम, जो होना ही चाहिए। एफडीआई क्यों? कि आपके पास देश की जो अर्थव्यवस्था है या आपके वेल्थ है, देश का जो वेल्थ है जी, वो आपको परमिट नहीं कर रहा उतने पैसे निवेश करने का अर्थव्यवस्था में, तो आपको कहीं से लाना है जी। बैंक एक सोर्स है, एफडीआई एक सोर्स है, तो निसंदेह एफडीआई आपको अलाउ करना चाहिए था, पहले अलाउ करना चाहिए था। में तो 100% तक की बात हम लोगों ने सुनी थी जी। तो ये देर से आया हुआ कदम है, ये लागू होना ही चाहिए था जी। तो एफडीआई के संदर्भ में सिंहदेव साहब हमारे साथ सहमत है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अपनी इस चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और उस मुद्दे पर बात करेंगे जो प्रोफेसर धीरज शर्मा ने छेड़ी है कृषि क्षेत्र के संदर्भ में। राम विचार जी के पास में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे केवल बातों से किसानों को बहला लेंगे या कुछ करके भी देंगे। कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद में वापस लौट कर आते हैं। आपके मोबाइल पर जनता टीवी का एप्लीकेशन गूगल प्ले लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी,
2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध। बीमा जारी है उस आम बजट के संदर्भ में जिसको लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाओं का दौर है। एक वर्ग है जो बेहद उत्साहित है, दूसरा वर्ग सवाल उठा रहा है कि इसमें है क्या जिसको लेकर कोई बात भी की जाए। पर जिनके अनुसार सब कुछ है उनमें से एक रामविचार नेता हमारे साथ में। और रामविचार जी, किसानों के संदर्भ में बहुत कुछ है, ये दावा किया जा रहा है, बात ही है, इसके अलावा क्या है थोड़ा बताएंगे? किसानों पहले ही रो रहा है कि मैं कर्जदार हूं, कर्ज से दबा हुआ हूं। आप इस बात में उत्साहित है तो मैं और कर्ज दे देंगे, इतने ही प्रावधान आपने किया है। एमएसपी के संदर्भ में क्या कुछ ऐसा करने जा रहे हैं? आप दावा करते हैं 100 में से 6% लोग ही एमएसपी का लाभ लेते हैं। बजट में कहीं दावा नहीं किया गया कि इसे 6 से आप 60% पे ले आएंगे। कैसे किसानों के लिए इस बजट से उम्मीद जगाएं हम? नहीं, देखिए मेरे पास पूरे आंकड़े हैं जी। मैं आंकड़े के साथ पूरी जानकारी दे दूंगा। तो मैं समझता हूं कि 2014 से लेकर के जी आज तक की स्थिति में किसानों के लिए हमारी सरकार ने जो काम किया है, जो कदम उठाया है, उसको तो आप मानेंगे ना जी। आदरणीय माननीय मंत्री जी टी.एस. सिंहदेव साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं जी, और बहुत ही आदरणीय हमारे चरण सिंह जी हैं जी। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि कम से कम किसानों के संबंध में मुझे बोलने का कुछ अवसर आपने दिया है जी। तो 2014 की अगर हम बात करें तो 2013-14 में 33,874 रुपए का इतना का गेहूं का खरीदी हुआ था जी। और 2020-21 में वही बढ़कर के 75,060 रुपए का इतना गेहूं खरीदी हुआ जी। इसी प्रकार से धान का अगर हम बात करें तो 13-14 में जहां 63,928 का धान खरीदी हुआ था, वहीं आज की स्थिति में 2020-21 में 1,72,752 करोड़ का इतने राशि का किसानों को उनके लागत का, उनके मूल्य का जो धान खरीदी हुआ उसमें भुगतान किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि हमने किसानों के हित में क्या किया। तो रामविचार जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इतना बड़ा कमाल कर दिया किसानों के लिए, इतना समृद्ध कर दिया, क्या उसी की कीमत पिछले 2 महीने से आप चुका रहे हैं? क्या आपने पैसे इतने ज्यादा दे दिए, उस पैसे से डीजल डाल के अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर किसान दिल्ली पे चढ़ाई कर दिए? क्यों ऐसा हो गया? अगर आपने इतने सब कुछ अच्छा कर दिया था तो ये 60 दिन से लोग आपके अभिनंदन के लिए आए हैं, तो फिर मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? देखिए, इस बारे में मुझे कुछ कहना नहीं। किसान आंदोलन के संबंध में मैं समझता हूं कि इसमें सरकार की ओर से और शासन प्रशासन की ओर से इसमें अभी 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, उस दिवस को भी लोगों ने उसे भी धत्ता बताते हुए जिस प्रकार से नियम कानून को अपने हाथों में लिया और जिस प्रकार से उसका दुरुपयोग किया, उस बारे में भी तो बहुत सारी कार्रवाई चल रही हैं, जिस बारे में मुझे कहना नहीं है। देखिए, जहां तक किसानों को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने की बात है जी, ईमानदारी से हम देख रहे हैं। मैं खुद को किसान हूँ जी, आज भी किसानी करता हूँ, तो आज उसका लाभ तो हर सेक्टर में मिल रहा है। आज यही नहीं, किसानों को जो कृषि यंत्र है जी, उसमें भारत सरकार के द्वारा इतना सब्सिडी मिल रहा है कि लोग बहुत अधिक जो आकर्षित हो रहे हैं जी, आकर्षित होकर के कृषि यंत्र को भी ले रहे हैं। कृषि का आज नए नए जो तकनीकी आ रहे हैं उसका लोग सहारा ले रहे हैं और सहारा लेकर के अच्छा आज उत्पादन कर रहे हैं। तो हम किसको कहेंगे? इसको भी अगर विपक्ष मानने के लिए अगर तैयार नहीं है तो मैं समझता हूं कि इससे आगे तो कुछ कह ही नहीं सकता। इससे ज्यादा तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। ये रामविचार जी का कहना है। कृषि क्षेत्र में जो काम हुआ है इसके संदर्भ में वो बहुत उत्साहित है। मैं इस बार बात करने के लिए मेरे साथ में थोड़ी देर में राकेश चौधरी जो होंगे, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, किसानी से उनके भी गहरे सरोकार हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन चरण सिंह साहब हमारे साथ में बने हुए हैं। चरण सिंह साहब से जानने में दिलचस्पी है कि सरकार अपने घाटे को लेकर बात करती है, सरकार नए नए प्रावधान कर रही है। क्या इस बजट में ऐसे प्रावधान हैं
जिसके आधार पर उम्मीद करें जो राजकोषीय घाटा घटाने की बात हो रही है उस पर हम यकीन कर लें, या अपने घर की संपत्तियों को बेच बेच कर ही अपना खर्चा चलाने की प्रवृत्ति के साथ में हम अपने देश को देखेंगे, या इससे तर भी कोई उम्मीद करें रणधीर सिंह साहब? बहुत बढ़िया सवाल है, पर मुझे आप एक बात बताइए, हमारा एक इकलौता देश है यहाँ पे टैक्स टू जीडीपी रेशियो 17% है जी। देश दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहाँ पे टैक्स टू जीडीपी रेशियो 40 से ऊपर है, और अगर आप पूरे देशों का औसत देखेंगे, एवरेज देखेंगे, वो करीब 35% पे आके पड़ता है। और एक हमारा एक देश है जहाँ पे टैक्स टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 17% है। चाहते हम हैं कि वॉशिंगटन जैसी सड़कें और एयरपोर्ट और अस्पताल और स्कूल और कॉलेजेस हो, और टैक्स देने के टाइम हम उसे आधा टैक्स नहीं देते हैं। ये थोड़ा बहुत बड़ी विडंबना बनी पड़ी है यहाँ पर जी। दूसरी बात देखिए, आपने अपने पैनल में ही देखा, सब लोगों ने कहा, आपने भी कहा कि प्रोविडेंट फंड जिसके पास 2.5 लाख से ज्यादा है, अगर सरकार कह रही है उससे थोड़ा मुझे पैसा वसूल करना पड़ेगा क्योंकि मैं खर्चा ही खर्चा करी जा रही हूँ। आप सब लोग कह रहे हैं क्यों 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 कह रहे हैं ना, तो पैसा कहाँ से आएगा? किसी पेड़ तो आज तक निकला नहीं है जहां से पैसा आएगा। वो रिजर्व बैंक से पैसा लेंगे तो उससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, उससे कीमतें बढ़ जाती हैं। एक पेड़ है, रिजर्व बैंक है, पर उससे आप जैसे ही पैसा लेंगे, अर्थशास्त्री होने के नाते मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि उससे कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। मैं माफी चाहूंगा, तो एक आम आदमी की दृष्टि से आपसे सवाल कर रहा हूं। आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि थोड़ा सा पैसा सरकार लेनी चाहिए, तो आप कहने लगे क्यों क्यों क्यों। पर मैं ये क्यों का सवाल इसलिए उठाता हूं कि सरकार फैसले देश की जरूरतों के हिसाब से ले रही है या अपनी वोट की जरूरतों के हिसाब से, ये सवाल है। सरकार फैसला ले रही है किसान सम्मान निधि, जो भी किसान है उनको हम 6,000 रुपए सालाना देंगे। क्यों देंगे भाई? आपके पास में मेहनत किसानों के संदर्भ में, जवान किसानों के संदर्भ में यह प्रावधान करने की क्या जरूरत है? बुजुर्गों के संदर्भ में, एक लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में अपेक्षा यह होती है जो अशक्त है, जिसके पास में कोई साधन नहीं है, उसे सरकार मदद करे। पर वोट की खातिर ये वाले प्रावधानों के संदर्भ में क्या कहेंगे? देश में प्रवृत्ति क्या आपको नहीं लगती बतौर अर्थशास्त्री कि जो टैक्स चुकाता है, जो ईमानदारी से टैक्स देना चाहता है, तो इस देश में नीतियां ऐसी बनती जा रही हैं कि लोग टैक्स चोरी के लिए ही प्रोत्साहित होते हैं। लोगों ने अपनी आय घोषित की, 50 लाख से ज्यादा आय हुई, आपने उस पर सेस लगा दिया 10%। 1 करोड़ से ऊपर हुई तो पता चला आपने 15% कर दिया। आदमी को हिसाब लगाने लगा। अपनी आय आप इनकम टैक्स से रिटर्न देखिए, 49,50,000 रुपए लोग अपने टैक्स को, आय को सीमित कर लेना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसी के साथ में आंकड़ा बदल जाता है। आपको नहीं लगता है थोड़ा विरोधाभास है नीतियों के संदर्भ में? जहां बांटना है वहां के संदर्भ में वोटों के हिसाब से फैसले हैं, और जहां कलेक्ट करना है वहां के संदर्भ में इस दृष्टिकोण का अभाव है। क्या कहेंगे आप? बहुत मुश्किल स्थिति है, इसमें दो राय नहीं है। बहुत मुश्किल स्थिति है। अगर प्रगति करनी है, अच्छी सड़कें बनानी है, अच्छा एयरपोर्ट बनाना है, बाहर से विदेश से सब लोगों को यहाँ लाना है, जैसे चीन 9 लाख कंपनियां विदेश से लेके आया हुआ है, हमारे पास कितनी है? अगर ये सब करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पैसे की जरूरत है। जहां से पैसा लेने की कोशिश करते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोग अपनी उस जगह पे सीमा पे रुक जाते हैं ताकि टैक्स ना देना पड़े। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि किस प्रकार से फिर पैसा रेज किया जाए। यहाँ पर भी हमारे देश में प्रयत्न किया गया। वैसे आपके 2 सवाल रुके हुए हैं, अगर आप चाहें तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। पहली बात, आपने सवाल पूछा था कि इतने घाटे को सरकार संभालेगी कैसे। तो सरकार ने, जो मैंने स्टडी किया है, 2 तरीकों से किया है। एक, उन्होंने कहा है कि टैक्स कॉम्प्लायंस बढ़ाएंगे ताकि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं या जो लोग वहां पर अपना टैक्स रोक लेते हैं, जैसे आपने कहा, तो हम लोग बिग डेटा एनालिसिस करके और पूरा संभाल के, और हमने जीएसटी में देखा है, और हमारी टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगी। तो टैक्स कंप्लायंस कहाँ का उन्होंने कहा है बढ़ेगी? जीएसटी में कहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स में कहा है। और इसके अलावा घाटा इससे पूरा नहीं होगा। वो लोग मार्केट बोरिंग करने की बात कर रहे हैं, सरकार कर रही है, और वो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया में इस टाइम पे डेफिसिट, सबके घाटे बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग, जैसे मैंने भी कहा, कुछ लोग लोगों से पैसा ले रहे हैं, कुछ लोग रिजर्व बैंक से पैसा ले रहे हैं। जब रिजर्व बैंक से लेते हैं तो जैसे मैंने कहा, इन्फ्लेशन बढ़ने का डर होता है। अभी दूसरी बात यह है, आपने भी कहा, मैं भी इससे सहमत हूं कि कुछ चीजें जो फैमिली ज्वेल्स होते हैं, जिसको आपने डिसइन्वेस्टमेंट का नाम कहा, फैमिली ज्वेल्स बेचने की जरूरत पड़ जाती है जब आप इतनी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं।
तो इस बार सरकार ने क्या कहा है कि उन्होंने जहां तो उन्होंने कहा ऐसे नवरत्नों को हम लोग दाव पे लगाएंगे, बेचने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा लैंड बैंक्स को भी बीच में लेके आएंगे, स्टेडियम्स जो पड़े हैं उनको भी मार्केट करने की कोशिश करेंगे। अब एक सबसे बड़ी मुश्किल जो खड़ी हो जाती है, और जो भी मेरे जैसा आदमी जो रिजर्व बैंक में काम कर चुका है उसे ये ज्ञान होता है कि जब आप मुश्किल के समय में कुछ बेचने की कोशिश करते हैं तो लोग कौड़ी का दाम देते हैं, पर आपको पता ये कौड़ी नहीं, ये तो सोना है। तो आप बेचेंगे तो आपको ये लगता है कि मैं अगर 1 साल और निकाल लूं और सिचुएशन बदल जाए, मुझे इसका ठीक दाम मिल जाए तो मैं रुक जाऊं। एक तो कारण ये आपकी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती है। दूसरा ये भी है कि आदमी को हर बार डर लगता है कि सीएजी वगैरह सारी इवेल्युएट करेंगे। जो आप एयर इंडिया की बात कर रहे थे कि एयर इंडिया हम इतने सालों से सोच रहे हैं बेचना है, बिक नहीं रहा है, उसका कारण ही कि उसकी वैल्यूएशन कहां से आएगी। मुश्किल समय में बेचना ठीक नहीं होता, मुश्किल समय में बेचना ठीक नहीं है, कौड़ी के दाम पे बिकने की नौबत आ जाती है मुश्किल समय में जो करोड़ों की कीमत होती है। मैं सिलसिले को जारी रखूंगा, लेकिन मेरे साथ में राकेश चौधरी जी जुड़ गए हैं, खेती किसानी से ताल्लुक रखते हैं। रामविचार नेताम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राकेश जी, उनका दावा है कि किसानों के संदर्भ में जो कुछ भी इस बजट में प्रावधान किया गया है बड़ा उत्साहित करने वाला है। दिल्ली की सीमा पर किसान डटा है इस बजट के प्रावधानों से। क्या राकेश चौधरी उम्मीद कर रहे हैं किसान संतुष्ट होकर कल घर वापसी का फैसला ले लेगा? इस तरीके का किसानों के खुशहाल भविष्य का आश्वासन आपको संभावना इस बजट में दिख रही है, और दिख रही है तो वो कौन से प्रावधान है जिससे राकेश चौधरी जैसा किसान नेता भी संतुष्ट है? नहीं डॉक्टर साहब, किसानों के हित में तो ये बजट बिल्कुल नहीं है। अगर हम कृषि के क्षेत्र में देखें तो प्रधानमंत्री जी पूर्व में जो बातें करते थे जी कि हम सॉइल टेस्टिंग के हर जिले में बनाएंगे, लाइब्रेरी ये बनाएंगे वैज्ञानिकों के लिए जी, और आज भी जब बजट देखा है तो रामविचार नेताम जी मेरे मित्र हैं, सामने बैठे हैं जी, कि आपने किसान के लिए क्या दिया है। एमएसपी की बात जब कर रहे हैं तब आपने 75,000 करोड़ मात्र उसके लिए दिए हुए, जहां पे मात्र पंजाब में अकेले में करीब 45,000 करोड़ रुपए चला जाता है एमएसपी का जी। अगर शेष बचा हुआ हिंदुस्तान के लिए। अब अवेयरनेस किसान में आ गई है, अब वो एमएसपी पे बेचना चाहेगा। पहले मध्य प्रदेश में ही मुश्किल से 20% लोग बेच पाते थे, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। किसानों के हित में कोई भी निर्णय ऐसा नहीं है। जैसे सोलर के लिए बहुत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि हम सोलर से एनर्जी पैदा करेंगे। मध्य प्रदेश में आज तक सोलर से 1 यूनिट की बात नहीं हुई। आज भी किसानों के साथ अगर ये सोलर पे ध्यान देते, अगर सॉइल पे ध्यान देते, अगर बेहड़ पे ध्यान देते, रिवाइज पे ध्यान देते, मध्य प्रदेश तो साहब वन क्षेत्र है, 31% वन क्षेत्र यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। अगर ये उस पर ध्यान देते तो यहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होती जी। इन्होंने अब मंडी को सुदृढ़ करने की बात की है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक तरफ तो आप 3 एक्ट लेके आ रहे हो जिसमें मंडी प्राय वेंटिलेटर पे चली जाएंगी, कहीं कोई वर्किंग नहीं रहेगी। दूसरी तरफ आप लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो कि आप इनको भी ठीक करोगे। डॉक्टर साहब, एक देहाती कहावत है जी, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दें जी। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि एक तो पूत होता है जो पिता की संपत्ति को रखाए रहे, उसको पूत कहते हैं जी। एक होता है सपूत जो संपत्ति का इजाफा करे जी, और उसको सपूत कहा जाता है कि उसने बहुत बढ़िया काम किया, पिता की संपत्ति को बढ़ाया जी। और एक होता है जो पिता की संपत्ति को खा जाए जी, जो उसने बनाई है जी। जैसे ये केंद्र सरकार खा रही है, चाहे रेलवे की हो, चाहे आईओसी की हो, चाहे गेल की हो, सबको बेचना चाहती है, चाहे एविएशन की हो। इनको हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ये तो कपूत पैदा हुआ है जिसने अपनी पुरखों की जायदाद भी बेच के खा ली जी। तो ये बजट में मुझे किसानों के हित में तो डॉक्टर साहब कुछ दिखता नहीं है। और मध्य प्रदेश के बारे में तो मैं समझता हूँ जैसे बड़ा सौतेला व्यवहार किया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बारे में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बारे में सौतेला व्यवहार है, किसानों के संदर्भ में कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक बार फिर बजट में केंद्रित रहना चाहता हूं, राज्यों के दायरे से बाहर निकल के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। और मेरे साथ में प्रोफेसर धीरज जी हैं। धीरज जी, आपसे जानने में दिलचस्पी जो है इस बजट के संदर्भ में कई प्रावधानों को लेकर है। इस बजट के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई और इसके साथ में यह कहा गया कि 100 सैनिक स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में खोलेंगे। कुछ और स्कूलों के भी खोलने की बात है, एकल विद्यालय की बात है, पर हम यहां पे बात उन पे करेंगे जिन पे सवाल है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 100 सैनिक स्कूल इस देश में गर्व का विषय रहे अभी तक। तो क्या आपको यह भय नहीं सताता है
कि ये पब्लिक प्राइवेट में नए तो क्या खुलेंगे, वह पुराने जो सरकार के उनके प्राइवेटेशन की जगह तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये देश के जितने भी संसाधन हैं इनके प्राइवेट करने के संदर्भ में जो पहल चल रही है ये आपको कितना उत्साहित कर रही है? हालांकि आप पहले ही कह चुके हैं कि सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ने चाहिए, सरकारी क्षेत्र में बढ़ने चाहिए, पर इसके बीच में जो कुछ प्रावधान सरकार के उन पर टिप्पणी तो आपसे अपेक्षित है ही। ये साइमल्टेनियस है जी, ये साइमल्टेनियस है। देखिए, सरकार को सरकारी नौकरियां सरकारी तंत्र के जरिए से लानी जरूरी है जी, और प्राइवेट सेक्टर का आना भी लाजमी है जी, क्योंकि सरकार हर चीज अब खुद पैसा कहां से लाएगी। अभी हमारे साथियों ने कहा है पैसा भी लाना है इसके लिए, और पैसा लाना बहुत जरूरी है। एक जो अच्छी चीज जो इस अभी नजर आई है वो जीएसटी जो कलेक्शन हुआ है, हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है 1.2 लाख करोड़ ये पिछले महीने का जी, जनवरी बहुत ही अच्छा सिग्नल है जी, बहुत ही अच्छा सिग्नल है ये तो। परंतु ये स्कूलों के मामले में मैं ये कहूंगा कि ये नए स्कूलों के अगर संदर्भ में ये बात कही ये अच्छी बात है जी, कि 100 स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ जाएंगे। सरकार एक स्कूल बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत वाली चीज क्या आती है? जमीन जी। अगर सरकार जमीन में रेगुलेटरी क्लियरेंसेस में मदद कर देती है, प्राइवेट का आदमी उसमें आकर स्कूल चलाने के लिए वो सक्षम है। हमारे इतने फौजी भाई हैं, हमारे रिटायर्ड फौजी भाई हैं जो भी स्कूल चलाएंगे, स्कूलों में आगे बढ़ चढ़कर फौजी भाई स्कूलों में आकर इनको बढ़ा सकते हैं। परंतु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हम नेशनल एजुकेशन के बारे में जो मिस कर गए, वो एक अच्छा स्टेप जो सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हमारे हिंदुस्तान में, मैं एज ए प्रोफेसर आपको ये बात बता रहा हूं कि शोध की इतनी कमी है जी, और अच्छे शोध की तो बहुत ज्यादा कमी है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अगर इसकी औपचारिकताओं से बाहर लेकर इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए, मेरे ख्याल से ये भारत के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। और तीसरा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है जी, मैं आपको बताऊं, मैं 40 से ज्यादा देश जा चुका हूं जी। हमें बड़ा अजीब लगता है अगर टर्की जाते हैं वहां टर्किश में आपको किताबें मिल जाती हैं जी। आप बुल्गारिया जाते हैं, बुल्गारियन में, हिंदुस्तान में आपको किताबें नहीं मिलती। मैंने अभी अपनी किताब पहली बार हिंदी में पुस्तक मैंने लिखी है अभी इस बार, एक आईआईएम के प्रोफेसर में पहली बार हिंदी में पुस्तक हमने लिख दी। तो ये नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है एजुकेशन के संदर्भ में। तो कुछ अच्छी चीजों को भी प्रोफेसर धीरज शर्मा निकाल पाए हैं, जिसमें उनका मानना है कि निजी क्षेत्र का निवेश सैनिक स्कूल के संदर्भ में अच्छी पहल है। उनका मानना है कि शोध के संदर्भ में जो काम की बात कही गई है ये निश्चित रूप से बहुत उपयुक्त चीज है। हमारे साथ में अरविंद मोहन जी जुड़ गए हैं जो लखनऊ से डायरेक्टर आईएमएस हैं, जाने माने एकेडमिशियन है। उनसे टिप्पणी लेते हैं इस बजट के संदर्भ में। ये बजट भविष्य के संदर्भ में संकेत देने वाला है। ये कुछ अर्थशास्त्री हमारे साथ में, उन्होंने कहा कि आपको इसे जो है तात्कालिक लाभ की दृष्टि से नहीं बल्कि देश की दीर्घकालिक नीति की दृष्टि से देखना चाहिए। आपकी दृष्टि दीर्घकालिक दृष्टि से क्या इसे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में पहुंचा रही है? क्या वाकई आप महसूस कर रहे हैं अरविंद जी कि ये बजट के प्रावधान किसानों के आय को 2 गुना कर देने वाले हैं? क्या इस देश के संदर्भ में सारी दुख तकलीफ का समाधान इस बजट में है? और अगर ऐसा है तो फिर ये देश में पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा पैसा कमाया गया डीजल और पेट्रोल पर ड्यूटी लगा के, और उस पैसे को सुरक्षित रखने के लिए जो कृषि से इसके नाम पर ₹2.5 और ₹4 का प्रावधान है, अरविंद मोहन जी इसे किस दृष्टि से देखते हैं? इसे सरकार की जनता के प्रति हितैषी कार्रवाई या जनता की आंखों में धूल झोंकने के रूप में देखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर हम एक बैकड्रॉप में देखते हैं, हम बड़े भारी संकट से बाहर निकल रहे हैं जी। और अपेक्षा 2 तरीके की थी। मेरा अपना हमेशा से मानना है कि कोई भी क्राइसिस जी हमेशा शायद सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है। अपेक्षा इस बजट से थी कि ये एक एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी शायद हिंदुस्तान के लिए क्रिएट करेगा और भविष्य के लिए रास्ता बनाएगा। तो उस बैकड्रॉप पे जब हम आकलन करते हैं तो मुझे लगता है 2 चीजें शायद देखनी चाहिए हमें। पहला, हमारा सेकंड जनरेशन रिफॉर्म, क्योंकि हमने प्रथम श्रेणी के रिफॉर्म किए थे 90 के दशक में जी। और उस दौर में हमने इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया। जो रिमेनिंग 2 इंजन, हिंदुस्तान 3 इंजन का एयरक्राफ्ट है जी। रिमेनिंग 2 इंजन है रूरल डेवलपमेंट जिसमें कृषि और रूरल इंडस्ट्री शामिल है, और ह्यूमन डेवलपमेंट जिसमें हेल्थ और एजुकेशन है जी। तो अपेक्षा थी कि हम शायद ये 2 जो रिमेनिंग इंजन है इसको अनफोल्ड करेंगे। मेरा मानना है कि इसमें उतनी ही एनर्जी है जितनी पहले इंजन में थी जी। साथ ही साथ हम 21वीं शताब्दी पे तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का असेसमेंट देखते हैं
तो इसके साथ हमें शायद एक चीज और जोड़ लेना चाहिए, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री 21वीं शताब्दी में होनी है वो एग्रीकल्चर है, फूड प्रोसेसिंग है, टेक्सटाइल्स है और नॉलेज है। नॉलेज एक बहुत बड़ा ड्राइवर होकर के निकलेगा। तो हमारे आज का चैलेंज है और भविष्य का निर्माण है। जब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और ये बजट उस लार्जर स्टोरी में कहां फिट होता है, कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है और कुछ चीजें हमने यहां मिस कर दी है। जी, जो जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं उस पर पहले इंडिकेट करूंगा। वन, जिस तरीके का इंटरवेंशन हम हेल्थ सेक्टर में अब लेकर के आए हैं, मुझे लगता है कि वो जो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म हेल्थ का है उस दिशा में कुछ हद तक हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें और आने वाले समय में आप इंटरवेंशन देखेंगे, कुछ हम पास में भी इंटरवेंशन कर चुके हैं। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो मुझे लग रहा है, जो मोनेटाइजेशन हम कर रहे हैं असेट्स का, जी, हम पब्लिक असेट्स की बात कर रहे हैं, उसको मोनेटाइज कर रहे हैं। ये मोनेटाइज करने का आशय हमेशा शायद ये नहीं होगा कि हम उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे देंगे, लेकिन आज की तारीख में हमारे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के असेट्स हैं जो मोनेटाइज नहीं है, उसका वैल्यूएशन नहीं है। जी, किसी भी स्टेट में देख लें आप, चाहे हरियाणा में देख लें, उत्तर प्रदेश में देख लें। उत्तर प्रदेश का अगर एग्जाम्पल लें तो यहां करीब 24 टेक्सटाइल मिल हैं जिसके पास फिनोमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब सिक है, 40,000 एम्प्लॉइज हैं जिनके लिए आज कुछ भविष्य नहीं है, लेकिन ये असेट्स हैं जिसको हमने मोनेटाइज नहीं किया, जो एक अलग तरीके का कैपिटल इनफ्लो इंश्योर कर सकते थे। यहां जो इंडिकेशन आ रहा है, हम मोनेटाइज कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर के असेट्स और राज्यों तक भी इस स्टोरी को ले जाने की बात करें, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इंटरवेंशन है। लेकिन इसी के साथ हम लेकिन वाली बात बाद में करेंगे। दूसरा जो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है, एनपीए बढ़ रहा है। हम नेट एनपीए की बात करें तो 15% को क्रॉस कर चुके हैं नेट एनपीए में, जो हिस्टोरिक हाई है। जी, 40 साल में हमने इस तरीके का हाई एनपीए नहीं देखे हैं, लेकिन इस समय हम जो एक बैड बैंक की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि सरफेसी एक्ट जो 2002 में हम लाए थे, उसके बाद हम एक सही दिशा में अर्थव्यवस्था को ले जा रहे हैं। कृषि के लिए जो इंटरवेंशन हम अपेक्षा कर रहे थे, मुझे लगता है दो चीजें हमें करनी चाहिए थी। खासतौर पे जब हम मोनेटाइजेशन की बात करें तो हम सरकारी एसेट्स का तो मोनेटाइजेशन कर रहे हैं जी, लेकिन कृषि क्षेत्र में जो हमारा लैंड है जी, ये पूरी तरीके से मोनेटाइज ही नहीं है, और इसकी वजह से किसान की जो कैपेसिटी है, जो लोन भी जब हमारा किसान लेने जाता है तो उसके पास लैंड है, उससे एडिक्वेट मोनेटाइजेशन ना होने की वजह से उसकी बोरिंग कैपेसिटी या कैपिटल इन्फ्लक्स जो कृषि में जा सकता है वो नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा स्टेप है जो हम अभी नहीं ले पाए। मुझे लगता है हमें अब शायद इस तरफ जाना चाहिए। जी, ऐसी कई बातें कही है। हालांकि जो आखिरी बात अरविंद मोहन जी कह रहे हैं उसमें एक प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना बीच में घोषित हुई है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो अरविंद जी कह रहे हैं उस बात की पूर्ति करने के लिए एक शुरुआती कदम है। लेकिन मैं चरण सिंह जी मेरे साथ में जुड़े हुए उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। दो शब्द बार बार इस्तेमाल होते हैं, प्राइवेटाइज और मोनेटाइज। बताओ अर्थशास्त्री, थोड़ा फर्क बताएंगे सर। पहले देश में बात की जाती थी निजीकरण के संदर्भ में, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। यह सरकार एक नया टेक्नोलॉजी लेकर आई है, मोनेटाइज किया जा रहा है। थोड़ा फर्क समझाएंगे? क्या ये इसलिए है कि प्राइवेटाइज सुनते ही जनता के बीच में ये नकारात्मक प्रतिक्रिया आती है, तो थोड़ा नया शब्द है, थोड़ा आकर्षण पैदा होता है, लोगों लगता है सरकार कुछ नया कर रही है क्या सर? थोड़ा सा समझा देंगे हमें? जहां तक मेरा ख्याल है कि जब इन्होंने कहा कि हम जैसे सड़क है, जो सड़क के ऊपर हम लोग नेशनल हाईवे को देंगे ताकि ये इतने रूट्स हमने ढूंढ लिए और उस रूट पे जो ट्रैफिक जा रहा है वो अपना टोल ब्रिज लगा सकते हैं जी, तो उससे अब जो उससे ट्रैफिक जाएगा टोल ब्रिज के आने से उनको थोड़ा पैसा आएगा, 5,000 करोड़ रुपए तक आ जाएगा। तो वो सड़क आपने बेच नहीं दी है, आपने उस सड़क का कुछ फायदा उठा लिया है और उस पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसको आप मोनेटाइज कर रहे हैं। जो मुझे जो समझ बात आई है उसी तरीके स्टेडियम्स हैं, स्टेडियम्स का आप यूज दे सकते हैं कि आप ये स्टेडियम को यूज कर लीजिए, बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है और उसमें आप उसके एक्टिविटीज से कुछ फायदा पैसा आ सकता है। प्राइवेटाइज का मतलब है कि मूल रूप में उसकी ओनरशिप बदल गई है जी। मोनेटाइज का मतलब है कि ओनरशिप नहीं बदली है, पर जैसे रेंटल वैल्यू का आप एडवांटेज ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आलोचना बचने से इस शब्द का इस्तेमाल है, लेकिन कुल मिलाकर अंतिम लाभ तो वही है। टोल के संदर्भ में सड़कें पहले भी कभी नहीं बेची गई, 10 साल 20 साल के लिए ठेके दिए जाते थे। ठेके के संदर्भ में चाहे उसे आप निजीकरण कह लें और चाहे मोनेटाइजेशन जैसे शब्द का इस्तेमाल कर लें, पर देश उस राह पर जा रहा है। मैं एक बार फिर रुक करता हूं माननीय प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के पास में। और धीरज जी, आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है, $5 ट्रिलियन
ये बात बार बार कही जाती है और किसानों की आय दुगना ये बात कही जाती है। ये सरकार दो ही सपने हमें बड़ी तसल्ली से दिखा रही है। इसकी सच्चाई पर थोड़ा रोशनी डालना चाहेंगे आप? अपनी सीमाओं में रहते हुए कुछ कहना चाहेंगे आप? कितनी उम्मीद के साथ रहे हम? क्योंकि जितने भी दोगुना तो छोड़िए, जो हमारी 2014 की आय थी उससे भी हम 20-30% कम आ गए महंगाई की तुलना अगर करें तो। इस रोशनी के बीच में थोड़ा सा आप ज्ञानवर्धन करें। देखिए, अब किसानों की आय की अगर बात करें और बजट के संदर्भ में उसकी बात करें तो सरकार ने ये एक एलोकेशन तो किया है कि वो प्रोक्योरमेंट करेंगे और 1.5 गुना कीमत पे प्रोक्योरमेंट करेंगे। तो इससे किसानों की कमाई में वृद्धि होने के लक्षण तो नजर आ रहे हैं क्योंकि ये बजटरी प्रोविजन है। अब दुगना होगा या तिगना होगा इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, पर किसानों की इनकम में वृद्धि होना, अगर वो 1.5 गुना प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होती है तो ऑब्वियसली उनकी इनकम बढ़ जाएगी। दूसरी बात आपने कही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। देखिए, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम तकरीबन $3 ट्रिलियन इकोनॉमी की अभी $3 ट्रिलियन है, मतलब हमें तकरीबन दुगना करना पड़ेगा अपने आप को 5 ट्रिलियन बनने के लिए। अब ये दुगना करने के लिए अगर ये कोविड का जो माहौल बना है, अगर ये नहीं होता तो हम शायद ऑन ट्रैक होते कि हम 5 नहीं तो 4.5 के लगभग में आ जाते। परंतु कोविड ने हमको, मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 2-3 साल पीछे धकेल दिया। तो अब मुझे लगता है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो 5 साल का जो वो था एक टारगेट, वो तो हम शायद अचीव ना कर पाए। परंतु अभी IMF का डेटा आया है जिसमें भारत सबसे प्रगतिशील इकोनॉमी उन्होंने बताया है, चाइना से ज्यादा। हमारा 11% ग्रोथ रेट उन्होंने IMF ने बताया है, चाइना का 8.8 बताया है। अगर हम IMF के डेटा को माने तो मुझे ये उम्मीद है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ पॉजिटिव कदम बढ़ा पाएंगे। तो पॉजिटिव कदम बढ़ा पाएंगे। मैं एक आखिरी सवाल, मैंने 2 बार उसका जिक्र किया पर मुझे सीएम ने उसका जवाब नहीं दिया। मैं आखिरी बार अपने माननीय रामविचार नेताम जी के पास आता हूं उस सवाल को लेकर। बड़ा प्रदर्शन करती थी भारतीय जनता पार्टी। 1 रुपया 2 रुपया भी अगर तेल की कीमत बढ़ जाती थी, भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता की बहुत चिंता हो जाती थी। उसे लगता था कि देश की जनता के साथ इससे बड़ा अत्याचार यूपीए सरकार नहीं कर सकती है। बहुत बड़े बड़े प्रदर्शनों में हमने रामविचार नेताम को भी सक्रिय देखा था। आज के इस बजट में उसी आम जनता के ऊपर कृषि सेस के नाम पर 2.5 रुपए और 4 रुपए पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया है। रामविचार जी, आम जनता को कितनी राहत मिल जाएगी इस सेस के माध्यम से? आपने आम जनता को हर्षित करने के लिए, आनंदित करने के लिए, सुकून देने के लिए जो ये 2 प्रावधान डाले हैं बजट में, ये कितना आम आदमी की जेब को राहत देने वाला है, उसके मन को संतोष देने वाला है? आखिरी सवाल आपसे। जी हिमांशु जी, निश्चित ही इससे जो बजट में प्रावधान किया गया है उसमें आम किसानों में एक तरफ से काफी प्रसन्नता है, खुशी है। और जिस प्रकार से किसानों को गुमराह करने का जो षड्यंत्र पूरे देश में करने का जो षड्यंत्र चला, उसका धीरे धीरे जो है उसका पर्दाफाश अब हो रहा है। और अपने आप जैसे जैसे लोगों के समझ में आ रही है कि सरकार जो है किसानों की हितैषी है, किसानों के हित में सब काम करने वाली है। जो भी प्रावधान किए जा रहे हैं, चाहे मंडियों के लिए हो, चाहे एमएसपी के लिए हो, चाहे उन्हें सॉफ्ट लोन देने की बात हो, इन सभी सेक्टरों में जो भी प्रावधान हो रहा है, इससे किसानों की जो स्थिति उसमें काफी, किसानों की स्थिति मजबूत करने के लिए प्रावधान है। तो ये कृषि सेस जो लगाया गया है, इससे आम आदमी को निराश होने की जरूरत नहीं है। ये कृषि सेस इसलिए लगाया गया है कि जो देश की सीमा छोड़ दिल्ली की सीमा पर किसान जुटे हुए हैं, उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। और वो जरूरतें पूरा करने के लिए हर देशवासी अपना योगदान देने से पीछे न रहे। इसलिए उसके पेट्रोल डीजल जो भी वो अब आप अपनी गाड़ी में डलवाएंगे तो आप इस भाव से डलवाएं कि ये जो पेट्रोल डीजल आप डलवा रहे हैं, ये इस देश के किसानों को मजबूती देने के लिए है और वो मजबूती इस देश को खुशहाल करने के लिए है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद बजट से जुड़ी हुई चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बजट बहुत बड़ा था, चर्चा के लिए शायद समय और ज्यादा चाहिए था। कोशिश करेंगे आने वाले समय में हम इस बजट को और विस्तारित चर्चा का हिस्सा बना पाए। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में इतना ही।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का समय है। किसी मशहूर शायर का दिया हुआ कोई शेर मेरे पास में नहीं है, ना ही कोई कविता है। मेरे पास जो आज प्रासंगिक पंक्तियां हैं वो सोशल मीडिया से प्राप्त हैं, लेकिन मन को बहुत छू लेने वाली हैं। साहित्यिक दृष्टि से हो सकता है कि वो बहुत आपको कसौटी पे खरी ना उतरे, लेकिन भावनाओं के व्यक्ति का एक तरीका ये भी या आप मान सकते हैं। हमारी आज की प्रासंगिक पंक्तियां ये कहती हैं कि गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को मिली रिबेट, मिडिल क्लास तुम देखो टीवी देखो, तुमको मिली डिबेट। अब आपके ऊपर है कि आप इस टिप्पणी को किस रूप में ग्रहण करते हैं और अपने आप को तीनों वर्गों में कहां पर खड़ा हुआ पाते हैं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए याद, सादा प्रणाम।